आज के टॉपिक में हम ऑप्शनल पेपर भारतीय समाज के अंतर्गत सेकंड पेपर में पढ़ेंगे भारत में औपनिवेशिक शासन का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, द कॉलोनियल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन सोशल एंड कल्चर लाइफ। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारतीय समाज में ब्रिटिश कंपनी का आगमन कैसे हुआ। तो आइए हम अपना विषय आरंभ करते हैं। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ की स्वीकृति लेकर वह भारत में मुगल शासक जहांगीर के अनुमति लेकर व्यापार करने लगी। पहला व्यापारिक जहाज सूरत बंदरगाह पर उतरा। बंगाल, मद्रास, कलकत्ता एवं पटना में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। कंपनी का मूल उद्देश्य भारत में धन एवं व्यापार करना था, किंतु भारत की विभाजन नीति, राजनीतिक सामाजिक विघटन तथा आर्थिक रूप से जर्जरित व्यवस्था ने उसे राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके उपरांत अली बर्दी खान बंगाल का नवाब बना। उसकी मृत्यु उपरांत सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा। इस समय रॉबर्ट क्लाइव का कंपनी में पदार्पण हो चुका था, जिसकी नज़र भारत के धन एवं संपन्नता पर लगी हुई थी। क्लाइव ने बंगाल में उस समय पदार्पण किया जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता से खदेड़ दिया था। उसने चाणक्य नीति का प्रयोग कर सिराजुद्दौला को इतना आतंकित कर दिया कि अली बर्दी खान की संधि के लिए वह राजी हो गया और उसने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम और क्षतिपूर्ति के रूप में काफ़ी धनराशि प्रदान की। इस तरह धोखे, षड्यंत्र एवं कूटनीति का प्रयोग कर कंपनी ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप 28 जून 1757 में प्लासी के युद्ध का आरंभ हो गया। सिराजुद्दौला युद्ध में परास्त हुआ। उसकी जगह सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, जो मात्र एक कठपुतली नवाब था। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। अपनी चाणक्य नीति के कारण कंपनी किंग मेकर की स्थिति में आ गई। जब मीर जाफर ने कंपनी से दूरी बनाने की कोशिश की तो कंपनी ने उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एक मजबूत व्यक्तित्व का व्यक्ति था। वो अधिक समय तक अंग्रेजों के नियंत्रण एवं पैसा देने को तैयार नहीं था। उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सेना के साथ बक्सर के मैदान में 25 अक्टूबर 1764 में लड़ाई आरंभ कर दी, जिसमें वह परास्त हुआ और यह एक निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुई। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में 200 बरस तक शासन किया। ब्रिटिश शासन ने अपनी नीतियों का निर्धारण समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित किया, जिससे मुख्य रूप से हम 4 भागों में बांटकर समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला चरण 1757 से 1813 तक हस्तक्षेप की नीति। इस समय वारन हेस्टिंग गवर्नर था और उसने किसी भी प्रकार से भारत की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरा 1813 से 1898 तक। तीसरा चरण 1898 से 1885 तक और चौथा चरण 1885 के बाद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 भागों में भारत के संबंध में कंपनी ने अपनी नीति का निर्धारण की, जिसे हम इस प्रकार से समझते हैं। अब हम देखते हैं पहले चरण में, चूंकि कंपनी की नई स्थापना हुई थी, उसने ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ और स्थायी बनाने की कोशिश की। साथ ही उसने भारत की संस्कृति और साहित्य का ज्ञान अर्जन करने के लिए विलियम जोनाथन डंकन के नेतृत्व में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की
1784 में स्थापना की। इसमें एक अलग से संस्कृत विभाग खोला गया जिसका उद्देश्य था भारतीय साहित्य और संस्कृति के संबंध में जो भी ज्ञान संस्कृत भाषा में है उसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। इसके साथ ही कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की 1781 में और बनारस में संस्कृत कॉलेज 1791 में स्थापित किया ताकि वहाँ पर भारतीय शिक्षित हो सके। हम आते हैं दूसरे चरण पर 1813 से 1857। इस समय सक्रिय रूप से कंपनी ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। उदारवाद की नीति का उसने आलंबन किया क्योंकि इस समय यूरोप में उदारवाद का बोलबाला था। विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। कंपनी का उद्देश्य भारत को एक बड़े बाजार के रूप में उपयोग में लाना था ताकि यहाँ से अधिक धन कमाया जा सके। अतः विलियम बेंटिंग का मत था कि यदि हमें भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना है तो इसके लिए हमें भारतीय जनमानस का विश्वास प्राप्त करना होगा और उन्हें सुरक्षा की गारंटी देना होगी। अतः 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के विकास के लिए रखा गया था। अतः मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाकर उसने भारत में स्कूली शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से प्रारंभ किए जाने की वकालत की। विलियम बेंटिंग ने भी इसको स्वीकार किया और भारत में स्कूली शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को रखा गया। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मैकाले का जो उद्देश्य था अंग्रेजी भाषा के पीछे वह ये था कि इस तरह से भारत में हमको एक ऐसा वर्ग प्राप्त होगा जो कि आत्मा और आस्था से ब्रिटिश होगा किंतु शरीर से भारतीय होगा। ये जो लोग अंग्रेजी में शिक्षा अर्जित करेंगे, पाश्चात्य साहित्य को पढ़ेंगे, निश्चित है इनका पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता की ओर आकर्षण होगा और ऐसी स्थिति में भारत के व्यापार से, भारत के बाजार से हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकेंगे। तो इस तरह से एक ऐसा मध्यम वर्ग तैयार हो जाएगा जो कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति हमेशा सहयोग देगा। अतः साथ ही उसका मत था, विश्वास था कि ये जो एक मध्यम वर्ग तैयार होगा उसका और एक जो दलित वर्ग होगा उनके बीच में हम फूट डालो और राज करो की नीति के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ किया गया। इसके बाद विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इस दूसरे चरण में कुछ सामाजिक सुधार भी हुए। उसमें सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, बाल विवाह, विधवा विवाह, ठगों का अंत, 1830 ईस्वी में जातिगत जो कठोरता थी उसमें शिथिलता को अपनाया गया, नरबलि दास प्रथा का अंत किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भी महिलाओं की जो अमानवीय अत्याचार होते थे उनकी स्थिति में सुधार करने की कोशिश की गई। साथ ही प्रेस को भी स्वतंत्रता प्रदान की गई जिसका लाभ आगे चलकर भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में प्राप्त किया। न्याय व्यवस्था में भी बेंटिंग के शासनावधि में सुधार हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि डलहौजी का शासन अवधि 1849 से लेकर 56 तक का था। लॉर्ड डलहौजी एक सशक्त प्रशासक था और साम्राज्यवाद का पोषक था, किंतु वह भारत में आधुनिकीकरण करना चाहता था। उसने शिक्षा, रेल, तार, डाक, यातायात के क्षेत्र में विस्तार किया जिससे भारत में आधुनिकीकरण का आरंभ हुआ। साथ ही इस आधुनिकीकरण का लाभ 1847 का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भारतीयों को प्राप्त हुआ।
तीसरा चरण 1858 से 1885 तक। इस समय भारत में 1857 की क्रांति हो गई थी। एक नए युग का आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों के मन में सुधारों के प्रति भ्रम एवं भय पैदा हो गया था। उन्होंने भारत की सुधारों के प्रति निष्क्रिय नीति का पालन किया। केवल उन्होंने व्हाइट मैन बर्डन का सिद्धांत और न्यायिक का सिद्धांत का पालन किया। आप कहेंगे कि व्हाइट मैन बर्डन क्या नीति है? इसका अर्थ होता है कि श्वेत व्यक्ति के कंधे पर ईश्वर ने यह बोझ प्रदान किया है कि वो संसार के सभी असभ्य लोगों को सभ्य बनाए। और न्यायिक का सिद्धांत का अर्थ होता है ट्रस्टी मीन्स परोपकार। माने कंपनी ने ये कहा कि हम भारत में केवल परोपकार के रूप में भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं और उन्हें आधुनिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। किंतु 1880 में लॉर्ड रिपिन वायसराय बनकर भारत आया, जो उदारवादी विचारधारा का पोषक था। साथ ही भारत के प्रति उसका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। उसने भारत के लोगों को सार्वजनिक तथा राजनैतिक शिक्षा देना आरंभ किया। रिपिन का मत था कि भारतवासी अनुभव की कठिन पाठशाला में स्वराज का पाठ ग्रहण करें। उसके शासनकाल में भी शिक्षा के क्षेत्र में और प्रेस के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुए। किंतु सम्मुख 1881 में प्रथम जनगणना कराई गई, जिसमें व्यक्ति की शिक्षा, धर्म, भाषा, व्यवसाय का पूरा उल्लेख था। साथ ही उसकी उदार नीति के परिणाम स्वरूप ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। चौथा चरण 1885 से उसके बाद। इस समय ब्रिटिश शासन ने सीमित मात्रा में सुधार किए। कारण था कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो चुका था, जिसके संस्थापक A.O. हुम, दादा भाई नौरोजी और दिलशाह बाचा थे। 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में अपना झंडा गाड़ दिया। अब जो भी आंदोलन या जो भी समस्याएं भारतवासियों की थी, उन सभी का समाधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। तो इस तरीके से औपनिवेशिक शासनकाल में जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की कब्र खुद गई। यद्यपि इन सुधारों का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू थे, किंतु भारतीय जनमानस ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़ा हो गया। अब आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए।